कल अपन ने पढ़ा था केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की नीतियां। साख पर नियंत्रण का मतलब समझ में आया? साख पर नियंत्रण का मतलब है कि केंद्रीय बैंक महंगाई और मंदी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है, स्थिरता बना के रखती है। आई बात समझ में? कल अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? बैंक दर पढ़ लिया था। बैंक दर वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, स्वीकृत प्रतिभूतियों पर क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, उसे बोलते हैं अपन क्या? बैंक दर बोलते हैं। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर में अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, दीर्घकाल के लिए अल्पकाल 1-2 दिन के लिए, इसमें 28 दिन के ऋण प्रदान किया जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद रिवर्स रेपो दर जिस दर पर क्या होता है? व्यापारिक बैंक इसको केंद्रीय बैंकों को क्या करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, उसे कौन सा कहते हैं? रिवर्स रेपो दर की बात। आज 2 चीज समझेंगे इसके बाद में। एक समझेंगे जो कई बार पेपर में पूछा भी गया है, यदि आप देखें तो मिल भी जाएगा, नकद कोषानुपात। नगद कोषानुपात, इसको बहुत लोग प्रेम से कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इसका शॉर्ट नाम पूछा जाता है। CRR का फुल फॉर्म लिखिए भैया। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में बोलते हैं नगद कोषानुपात। ये नगद कोष अनुपात भी कह सकते हैं। ओके, एक होता है नगद कोष अनुपात। एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं बेटा जी वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं भैया? वैधानिक तरलता अनुपात। इसको प्रेम से घर में बुलाते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। STATU आगे TORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने भैया। CRR का नगद कोष अनुपात, SLR का वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। आई बात समझ में? ये 1 नंबर करके पूछ ली। ये दोनों चीजें होती क्या है, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, देखिए ये दोनों टूल्स का उपयोग कैसे केंद्रीय बैंक करता है, ध्यान से समझिए। ये कौन सा बैंक है आपको पता? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ कौन सा है? RBI। ये कौन है बेटा? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, जो है हमारे मान लिया SBI। ओके, कॉमर्शियल बैंक। एक हुआ कॉमर्शियल बैंक, एक हुआ सेंट्रल बैंक। भैया यार बात ना करो यार, कौन कर रहा है? इसको बोलते हैं पब्लिक जनता। ये कौन है बेटा? पब्लिक जनता। इसको बोलते हैं पब्लिक जनता। अब आपको पता है कि जो पब्लिक होती है वो अपना पैसा किसके पास रखती है? व्यापारिक बैंकों के पास रखती है। पब्लिक जितनी भी जमा राशि होती है पूरा किसके पास रखती है? व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक के पास रखती है। आएगा समझ? पब्लिक से जितना भी पैसा व्यापारिक बैंकों को मिलता है, आएगा समझ? जितनी प्राप्तियां व्यापारिक बैंकों को जनता से होती है, उसका एक निश्चित भाग व्यापारिक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। उसका एक निश्चित भाग व्यापारिक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लिक्विडिटी फॉर्म में, तरलता के फॉर्म में। क्योंकि इन लोगों ने पैसा जमा किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो कि दोनों को आवश्यकता पड़ जाए पैसा निकालने की? पड़ेगी ना? तो बैंक पैसा कहां से देगा? कुछ ना कुछ तो कैश होना चाहिए ना बैंक के पास। तो बैंक जितनी भी इनकी कुल जमाएं होती हैं, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक,
जितनी भी कुल जमाएं होते हैं, कुल जमाओं का एक निश्चित भाग व्यापारिक बैंक अपने पास रखता है लिक्विडिटी फॉर्म में, तरलता के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है। बात समझ में आ गई ना? उसको बोलते हैं बेटा जी वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। क्या समझे वैधानिक तरलता अनुपात? वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात होता है जो जनता से कुल जमाओं का निश्चित भाग कौन रखता है अपने पास? व्यापारिक बैंक अपने पास रखता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? वैधानिक तरलता अनुपात। अब क्या होता है, मान लीजिए इनका कुल पैसा जमा है 1 लाख। कितना जमा है? 1 लाख। अब 1 लाख में से मान लीजिए 20,000 रुपए इसने अपने पास रखा, इसको बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। आई बात समझ? इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक कहता है कि भैया कुछ पैसा अपने पास रख रहे हो, कुछ पैसा मेरे पास भी दो। आई बात समझ में? किसके पास दो? केंद्रीय बैंक के पास दो। क्लियर हो गई बात? तो व्यापारिक बैंकों के पास जितनी भी कुल जमाएं आएंगी, जितना भी टोटल डिपॉजिट होगा, उस कुल जमा का एक निश्चित भाग किसको देना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक को। किसको देना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक को। तो जो पैसा केंद्रीय बैंक के पास रखेगा उसको बोलेंगे बेटा नगद कोष अनुपात। क्या बोलेंगे? नगद कोष अनुपात। आई बात समझ में? जो अपने पास रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। जो इसके पास है उसे बोलेंगे नगद कोष अनुपात। मान लीजिए 5,000 रख दिया, तो 20,000 अपने पास रखा, 5,000 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 25,000। तो 1 लाख 25,000 बढ़ गया ना। 5,000 इसके पास चला गया आरबीआई का, 20,000 इसके पास रख गया। अब ये कितना बचा? 75,000 रुपए शेष बचा। ये 75,000 रुपए चाहे तो शेष लोन के रूप में दे सकता है अन्य लोगों को। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या? वैधानिक तरलता समझ में आया? व्यापारिक बैंकों के पास कुल जमाओं का टोटल डिपॉजिट का जितना भाग अपने स्वयं के पास रखते हैं लिक्विडिटी फॉर्म में, उसे बोलते हैं क्या? वैधानिक तरलता अनुपात। नगद कोष अनुपात क्या होता है? व्यापारिक बैंक के पास जितनी भी जमाएं होती है उसका एक निश्चित भाग किसके पास रखना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक। सिक्योरिटी पिताजी के पास रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत होती, समस्या में कौन सहायता करेगा? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कुछ आपसे रखवाएगा, ऐसा सहायता करेगा नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई सहायता करेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपसे क्या करेगा? रखवाएगा। उसे क्या बोलते हैं? नगद कोष अनुपात। क्या बोलते हैं? नगद। दोनों पास समझ में आ गई? जो अपने पास है उसका बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात, जो आरबीआई के पास है उसका बोलेंगे नगद कोष अनुपात। बात समझ में आ गई? अब जरा सोचिए, यदि आरबीआई को लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, महंगाई बहुत तेजी से क्या हो रही है? बहुत तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? क्या काम करना चाहिए आरबीआई को बताइए? यदि बाजार में पैसा ज्यादा है, कम करना, क्या करना चाहिए? ब्याज अधिक लगा दे, व्यापार SLR क्या कर दे? बढ़ा दे। 80,000 क्या कर दे? बढ़ा दे। अभी अपने पास कितना रख रहा थे? 20,000। ये कितना रख रहा था? 5,000। कितना लोन जा रहा था? 75,000। अब आरबीआई ने कहा किससे? व्यापारी को कि भैया इतने में काम चलने वाले नहीं, तो अपने पास 30,000 रखो। कितना रखो? 30,000। मेरे को 10,000 दो। 30 10 कितना होगा? 40। अब यहाँ लोन देने के लिए कितना बचा? 60। तो लेन देने की कैपेसिटी कम हुई कि नहीं कम हुई? जब लोन देने की कैपेसिटी कम हो तो ब्याज दर भी हो समानता बढ़ी जाती है जब पैसा कम होता है। इससे क्या हो जाएगा? बाजार में पैसा कम हो जाएगा। बाजार में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ती के समझ में आता है ना? महंगाई क्यों बढ़ती समझ में आता है? महंगाई तभी बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं। जब लोग खर्च करेंगे तो डिमांड होगी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो महंगाई बढ़ेगी। और ये सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगी? मंदी आएगी। दोनों में संतुलन बनाकर रखना, ना तो बहुत तेज सप्लाई बढ़े और नहीं बहुत ज्यादा से डिमांड। तो ये काम करना पड़ता है। आई बात समझ में आई? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं? ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? यदि मान लीजिए आरबीआई को ऐसा लगता है कि अब बाजार में पैसे की कमी, तो क्या करना चाहिए? इसको क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। एसएलआर भी कम कर देगा और सीआरआर भी कम कर देगा। इससे क्या हो जाएगा? ब्याज देने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा? बाजार में पैसा चलो। आई बस जरा पढ़िए, यही लिखा है नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात।
कुछ ऐसी बातें लिखी हुई आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ लिया? कुछ अलग से तो नहीं लिखा हुआ। तो जो अपने पास है उसे क्या बोलेंगे? एसएलआर। क्या बोलेंगे? एसएलआर। बस पूछ लिया जाए कुल जमाओं का जो निश्चित प्रतिशत अपने पास है तो क्या बोलते हैं? एसएलआर। और जो आरबीआई के पास है तो क्या बोलते हैं? सीआर। कैश रिजर्व। समझ गए आप लोग? क्या क्या पढ़ लिया? ये अलग से प्रश्न आता है ना, आपको बता दूं। नगद पोषण पाठ को समझाइए 3 नंबर में। तो आपको इन्फ्लेशन दोनों बताना पड़ेगा, कैसे कंट्रोल होती है। समझ में आई बात कि नहीं है? केवल इतना लिखने से आपको नंबर नहीं मिल जाएंगे, आपको सब समझाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया बैंक दर, उसके बाद पढ़ लिया रेपो दर, उसके बाद रिवर्स रेपो दर, उसके बाद एसएलआर, उसके बाद सीआर। ये 4-5 समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके बाद पढ़ते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है इसको समझने का प्रयास करें। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। चल तो अब पढ़ेंगे बेटा जी खुले बाजार, ओपन मार्केट। ये छठवां कहना है खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। क्या होती है खुले बाजार की क्रियाएं, इसको समझने का प्रयास करें। चलिए अब ध्यान से बात करें। इसमें जो मेनली लेन देन होता है सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। किसका लेन देन होता है? सिक्योरिटी। हिंदी में बोलते प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। किसका लेन देन होता है? प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। भूतियां नहीं, प्रतिभूति। आएगा समझ? किसका लेन देन होता है? प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। प्रतिभूतियां सिक्योरिटी क्या होती है? आरबीआई के पास ऐसे कुछ सिक्योरिटी होती है जो क्या कर सकता है? आरबीआई परचेज या सेल कर सकता है। केंद्रीय बैंक खरीद या बेच सकता है। अब कैसे खरीदता बेचता है जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यह आपका आरबीआई, यह आपका एसबीआई। एसबीआई कौन सा बैंक है? व्यापारिक बैंक। ये कौन सा बैंक है? केंद्रीय। ये कौन है? पब्लिक। अब देखिए होगा क्या, आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी होती है जिनको खरीदता और बेचता है। कैसे खरीदता और बेचता है? यदि आरबीआई को ऐसा लगता है यार कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में, बाजार में पैसे की मात्रा कम करना, ये बाजार में पैसे की मात्रा कम है, बढ़ाना। पहले से सोचिए, पैसे की मात्रा क्या करना है? बढ़ाना है, कम है। आई बात समझो तो क्या बोलेगा? इनके पास यदि सिक्योरिटी देके रखे हुए एसबीआई, व्यापारिक बैंकों के पास, इनसे सिक्योरिटी खरीदेगा, इनको पैसा दे देगा। क्या करेगा? सिक्योरिटी खरीदेगा और पैसा देगा। अभी सिक्योरिटी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा। सोना मान के चलिए, सोना। इनके पास सोना रखा हुआ है व्यापारिक बैंकों के पास। इसने सोना किससे खरीदा? आरबीआई ने खरीद लिया। सोना खरीदा, इसको क्या दे दिया? पैसा। अब इनको पैसा दिया। जब इनको पैसा, इनके पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे? साख बढ़ाने को लोन देंगे। लोन देंगे तो पैसा किसके पास जाएगा? जनता के पास जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा।
आई बात समझ में कि नहीं समझ में आया? आ गया। अब क्या हुआ, यदि मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि यार बाजार में पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में कम करना, क्या करना है, कम करना, तो ये सोना क्या कर देगा, इनको बेच, सिक्योरिटी अगर देगा बेच देगा। सिक्योरिटी जब बेचेगा तो क्या करेगा, इनसे पैसा लेगा, और पैसा जब लेगा तो फ्लो कहाँ जाएगा, व्यापारिक बैंकों से जाएगा, आरबीआई की तरफ जाएगा। इससे इनके पास लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिक्योरिटी में इसलिए होता क्या है, इनकी इंटरेस्ट रेट है सिक्योरिटी। ये डिवेंचर आपने पढ़ा, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। उन सिक्योरिटी जब तक उसके पास है उसका ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। यदि आरबीआई के पास तो आरबीआई करेगा, यदि एसबीआई के पास एसबीआई करेगा। बात समझ पा रहे हैं? और दिशा निर्देश किसका रहेगा, आई बात समझ में, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। आई बात समझ में, ऐसे कंडीशन में अगर तो ये काम भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं खुले बाजार की रैंकिंग। किस पे लेन देन होता है, प्रतिभूतियों पर। किस पर लेन देन होता है, प्रतिभूति। प्रतिभूतियों में गोल्ड हो सकता है, अदर सिक्योरिटी हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिवेंचर्स तो मेनली काम नहीं करते यहाँ पास, आई बात समझ। डिवेंचर काम करते हैं कंपनियों से लेन देन करने के लिए, अन्य चीजों के लिए, आई बात समझ। डिवेंचर मेनली काम ये समझ में आया, प्रतिभूतियों का लेन देन ये समझ में आया। यदि साख की मात्रा क्या करना है, बढ़ाना, तो क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, अरे कम करना, आई बात समझ। क्लियर हो गई बात, बेचेगा तो पैसा किसके पास जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब आप एक टेबल बनाइए, टेबल में लिखना है आपको, क्योंकि इसको याद भी तो रखना पड़ेगा ना। टेबल बनाने के लिए लिखिए आप लोग, मैंने कॉपी बना के दी हुई टेबल, अब देखेंगे तो मिल जाएगी। साख पर नियंत्रण, साख का सृजन, साख पर नियंत्रण, साख का सृजन, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सॉरी नियंत्रण यहां पास होगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यहां पास होगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, अब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। पहला है बैंक दर, बैंक दर, इसको बोलते हैं बैंक रेट। कौन सा रेट, बैंक रेट। बैंक दर, बैंक दर साख पर नियंत्रण करने के लिए बैंक दर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नियंत्रण समझ पा रहे हैं, बाजार में पैसा ज्यादा है, कम करना, क्या करना पड़ेगा, बैंक दर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये तीन दिशा समझ में आता है, लिखना पड़ेगा, तीन दिशा समझ जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। दूसरी चीज होती है बेटा जी रेपो रेट, रेपो रेट, इसको बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो दर, इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो दर, इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है बेटा जी, चौथा सॉरी CRR, पांचवा क्या होता है बेटा जी SLR, ये भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, हर चीज क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो रटने जैसे कोई चीज है नहीं, यदि आप दिमाग में थोड़ा सोच के काम करें तो आप अपने आप आंसर दे सकते हैं। आएगा समझे? तो इनको सबको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए साख का सृजन करना, कि बाजार में पैसा जाए तो बढ़ाना, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसको भी कम करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको, सबको कम करना पड़ेगा। ये बात आप समझ में आई कि नहीं? इसके बाद छठवां है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो भैया साख पर नियंत्रण करना है ना, तो क्या करेगा, सिक्योरिटी बेच देगा, बेचेगा, सेल करेगा। और यदि मान लीजिए सिक्योरिटी
आई बात सर, सिक्योरिटी क्या करेगा? सेल करेगा, प्रतिभूतियों को बेचेगा, प्रतिभूतियों को बेचेगा, क्या करेगा? बेचेगा। और यहाँ क्या करेगा? परचेज ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों क्या करेगा? खरीदेगा, प्रतिभूतियों को खरीदेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनसे प्रश्न अलग से पूछा जाता है, ठीक है ना, एक साथ पूछा जाता है। ओके, अब आपको डिफरेंस भी कुछ याद रखने, इसका डिफरेंस याद रखना है सर। एक तो इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, बैंक दर और रेपो दर का क्या डिफरेंस है? आपकी किताब में लिखा होगा बैंक दर और रेपो दर का डिफरेंस क्या है। बैंक दर और रेपो दर का डिफरेंस क्या है, और रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 4 4 5 5 आप याद कर लीजिए। मैंने समझा दिया है, वो कर दिया है, तो आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात? अब पढ़ना आपका काम है, पढ़ेंगे तो याद रहेगा, न पढ़ेंगे तो नहीं याद रहेगा। 2 पॉइंट आप अपने से बना सकते, परिभाषा से, और पढ़े कम होगी, 3 पॉइंट हो गए। आई बात समझ में? 1 पॉइंट और याद करने के तो 4 4 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? बढ़ेगी या घटेगी तो बताने पड़ेगा। अब परिभाषा तो मैंने बता ही दिया, कितने पॉइंट हो, 3 पॉइंट हमने बता दिए, एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। एक समय अवधि याद है, कितने दिन का मिलता है, बैंक दर में कितने दिन का होता है? 28 दिन का। इसमें रेपो दर में 1 दिन का होता है। आई बात समझ? क्लियर होगी बात? रेपो दर रिवर्स रेपो दर की परिभाषा हो जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, आपको पता है। तो कम करेंगे महंगाई पर मैंने बता दी, उसको आपको याद करना है। अंडरस्टैंड? आयुष कौन वो लड़का, वो तो बहुत दिनों से नहीं आया, पता नहीं। ठीक है बेटा, इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद कुछ और नीतियां होती हैं, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF रेट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल परसुएशन पॉलिसी, नैतिक दबाव की नीति। इनको मैं समझा देता हूं ऊपर से, बाकी आप लोगों को पूछे जाने की पॉलिसी कम है, मैं समझा देता हूं ये होती क्या है। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या रेट, MSF रेट इसको बोलते हैं। किताब में आप लोगों को मिल जाएगा, पेज नंबर देख लो, मिल जाएगा, वही साथ में लिखा है। मिला आप लोगों को? नई किताब उसमें नहीं होगा, किताब में नहीं लिखा बेटा, मिल गया, किताब में ही लिखा हूँ, किताब में देख रहा हूँ। चलिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये क्या होता है? ये अभी 2012 से चालू हुई फैसिलिटी है, 2012 से क्या हुई, स्टार्ट हुई, MSF रेट इसको बोलते हैं। इसमें जितना भी आपके पास कुल जमा पैसा होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट, क्या होती है आपकी कुल जमा पैसा, सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर जो भी आपकी कुल जमा पैसा है उसका 1%, कितने प्रतिशत? 1%। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इससे ले सकते हैं, RBI से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? RBI से ले सकते हैं, अल्पकाल के, लंबे समय के लिए, कभी अल्पकाल में कर सकते हैं, RBI से ले सकते हैं। इसको बोलते हैं MSF रेट। क्या बोलते हैं? MS, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आई बात में क्लियर होगी बात? मार्च 2020 में 5.40% था, इसको देख लीजिएगा, ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि इसका रेट क्या चल रहा है, आप लोगों से इस समय नहीं पूछा जाता। ये तो जब हम क्वांटिटी एग्जाम देते हैं क्वालिफिकेशन, उससे पूछा जाता है कि रेट क्या चल रहा है, आप लोगों के समय परिभाषा पूछ जाएगी। हाँ, इसके बाद दूसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनित साख नियंत्रण।
अब देखिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इस नीति के अंतर्गत चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत रिजर्व बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति सदस्य बैंकों से साख सृजन करने का आदेश देता है। साख सृजन करने का आदेश देता है। उदाहरणार्थ रिजर्व बैंक विभिन्न जींस व खाद्यान्न के विरुद्ध अग्रिम देने से मना कर सकता है अथवा उधार प्रतिभूतियों का अंतर मूल्यांकन परिवर्तित कर सकता है। यदि अनाज पर 50% मूल्यांतर है तो साख की मात्रा कम करनी है तो उसे 60% कर देगा। इसके पहले 100 के अनाज पर 50 रुपए उधार मिल सकते थे, अब 40 रुपए मिलेगा। ये समझ लीजिए क्या है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि भैया यदि साख का सृजन करना है, साख पर कमी करनी है, तो पहले मान लीजिए खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप लोगों को देखा होगा। खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट होने पर आरबीआई 50% का मूल्य अंतर 50 रुपए आरबीआई देगा, केंद्रीय बैंक देगा, 50% आपको मिलाना पड़ेगा अपनी तरफ से। आई बात समझ, उसको बढ़ा सकता है, 60% कर सकता है। आई बात समझ, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये किसकी काम है? आरबीआई का काम है कि आरबीआई कर सकता है, कंट्रोल करके सारे काम करता है। आप लोगों से नहीं पूछा है, परेशान मत होइएगा। मोरल परस्यूशन पॉलिसी, नैतिक दबाव की नीति। कभी कभी क्या होता है ना, व्यापारिक बैंक मानते नहीं, कुछ भी बोलो ना नहीं सुनते, तो भी तमाशा मारता है। कौन? आरबीआई। नैतिक दबाव की नीति, नैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से नहीं। अनैतिक तरीका गोली कांड कर देना, ये सारी चीजें। नैतिक दबाव समझ पा रहे हैं? ठीक है ना कि भैया जैसे महात्मा गांधी युद्ध लड़े, अन्य लोगों ने भी लड़ा, पर महात्मा गांधी किस रूप से हो गया? नैतिक रूप से, अहिंसा का धर्म देकर। आई बात समझ में? भगत सिंह लोग क्यों न मानेगा यार, विस्फोट कर देंगे तुम्हारे, बम फेंक देंगे। आई बात समझ में? तो ये वाली दोनों चीज जरूरी है। देश में आजादी के लिए सबका योगदान बराबर करा, ठीक है ना। पर आप सोचिए कि महात्मा गांधी का नहीं रहा, महात्मा गांधी युद्ध नहीं लड़े, तो ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए व्यक्तियों में सोच सकते हैं। आई बात समझ में? महात्मा गांधी का उतना ही योगदान था जितना हम लोगों का। आई बात समझ में? अब तो नैतिक दबाव की नीति आपको समझ में आई। समय समय पर आरबीआई केंद्रीय बैंक आपको निर्देश देता रहता है कैसे से पालन करना है। यदि आप नहीं करते तो आपके ऊपर क्या चार्ज किया जा सकता है? आपके ऊपर क्या चार्ज किया जा सकता है? लीगल फॉर्मेलिटी जो भी होंगी उसको पूरा करना पड़ेगा। ये तो नैतिक दबाव क्या होता है? नैतिक दबाव। चलिए बहुत बढ़िया। रिजर्व बैंक की सफलताएं असफलताएं आप लोगों को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। अब आइए रिजर्व बैंक के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? शुरुआत में पेज में मिलेगा आप लोगों को। रिजर्व बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? उसमें शायद लिखो रिजर्व बैंक की इंडिया के उद्देश्य कौन कौन से, उसमें किताब में उसमें वही प्रश्न लिखे पेपर में आए नहीं बच्चों के संभावना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य कौन कौन से, इस बार पढ़ के जाइए थोड़ा। रिजर्व बैंक इंडिया के उद्देश्य पहला मुद्रा एवं साख नीति पर समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मनी एंड ट्रेड कंट्रोल। ये तो आप लोगों ने पढ़ा। मुद्रा पर नियंत्रण किसका काम है? आरबीआई। और एक बात जान लीजिए, मुद्रा पर ही पूरा बाजार चलता है, उस पर ही नियंत्रित हो गए तो क्या होगी? सारी बाजार की व्यवस्था क्या हो जाती है? सुधर जाती है। और वही नियंत्रण से बाहर चली गई तो सारा बाजार क्या हो जाता है? खत्म। आई बात समझ? ये केवल बाजार की बात नहीं, ये सब लोगों की बात। मुद्रा का नियंत्रण आप सही तरीके से करते हैं, जितना कमा रहे उतना ही खा रहे। ऐसी कंडीशन नहीं कि जितना कमा रहे 150 ज्यादा खा रहे हो, राजस्व घाटा वाली कहानी। तो फिर वो देश, आपका घर भी सही तरीके से नहीं चलेगा, अपने देश तो चलेगा नहीं सही तरीके से। तो मुद्रा पर नीतियां बनाना ये छोटा मोटा काम नहीं होता, इससे पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना इतना छोटा मोटा काम नहीं। आई बात समझ में? नहीं, छोटा मोटा काम होता तो अर्थशास्त्री जो एलपीजी पॉलिसी आई ना आती। आई बात नियंत्रण करना बहुत बड़ी चीज होती है। मुद्रा पर नियंत्रण खासकर मनी जो पूरे इकोनॉमी को ऑपरेट करे, चला रही, आप हमेशा किसका उपयोग करें? पैसे का उपयोग करें, उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और विदेशों से कंपेयर करके रखना, वो चीज भी जरूरी। कोई डॉलर बढ़ने लगा है उस पर नियंत्रण करना है, तो सब लोग चढ़ रहे हैं। वैसे भी 90 रुपए पहुंच ही गया, कितना पहुंच गया? 90 रुपए।
आएगा समझ में? कभी किसी समय ये ना बोलता कि डॉलर बढ़ने घटने से कोई वो नहीं होता, ये सब बाहरी चीजें, ये सब बोले भी लोग तो पढ़ा लिखा हुआ। जैसे आजकल नेता मंत्री भी देते डॉलर के बढ़ने घटने से हमारे देश में क्या फर्क पड़ना, निपट चुकी है, मंत्री हो सकते हैं। सही बात है, थोड़ा पढ़ लिख के बढ़ना, ऐसा क्या रखा है। अब डॉलर जीडीपी होगा बढ़ती घटती रहती, जीडीपी से कोई असर नहीं पड़ता। ये क्या है, ये सब बातें नहीं करता हूँ पढ़ने लिखने के बाद, इकोनॉमिक्स को खास, ठीक है ना। क्या मुझे तो मैं कुछ करता हूँ, पर सुबह करता हूँ तो 2-3 बार भूल लेता हूँ। आज हाँ नहीं भूला, लेटा ही नहीं भूला, मतलब सुबह चलता हूँ मुंह भूल गया। आज 12 बजे ठीक है। दूसरा, रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाना, ये बता दिया मैंने, रिजर्व बैंक का कार्य है। आंतरिक मूल्य पर और बाह्य, आंतरिक समझ पर देश के अंदर स्थिरता बनाकर, बाह्य मतलब मेरी डॉलर से कंपेयर करने में स्थिरता बनाकर रखना, यानी कि डॉलर 100 रुपए हो जाता है, इस पर भी स्थिरता बनाकर काम किसका काम, आरबीआई। बैंक के नगद कोषों का केंद्रीकरण, पता है सीआरआर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कौन करता है सीआर, कौन रखता है केंद्रीकरण, तो उसका केंद्रीकरण कौन करता है पूरा का पूरा, आरबीआई, पूरा नियंत्रण वही करता है। बैंकिंग का समुचित विकास, बैंकिंग सेक्टर का सही तरीके से विकास करना किसका काम होता है, आरबीआई, यही काम करता है। समुचित विकास हो, जहां ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं वहां सुविधा देना, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक लगवाना, सारे काम कौन करता है। मुद्रा बाजार का संगठन, आप लोगों ने व्यवसाय अध्ययन 2 बाजार पढ़े होंगे शायद, एक बाजार होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। आई बात समझ में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है, जो आपके अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। अब पूंजी बाजार क्या होता है, जब आपको दीर्घकाल के लिए पैसा चाहिए होता है, दीर्घकाल के लिए पैसा कहां से मिलता है, पूंजी बाजार में जाता है। मुद्रा बाजार में क्या आता है, बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं, और पूंजी बाजार में क्या आता है, अंश ऋण पत्र जैसी चीजें आती है। तो मुद्रा बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया, आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई, आरबीआई कंट्रोल करता है मुद्रा बाजार। आई बात समझ, आप लोगों ने वो देखिए क्या, स्कैम 1999 आपको पता होना चाहिएगा। हर्षद मेहता मुद्रा बाजार, मनी मार्केट से पैसा लेकर बैंकिंग पैसे का उपयोग करके शेयर मार्केट में लगाता, खूब ज्यादा। उस समय क्या बीआर का सिस्टम चलता था, बिल्स रिसीवर होता था, पहले बैंक कंप्यूटर सिस्टम थे नहीं, तो 8-10 दिन के लिए पैसा उधार लेता था बैंक से, वो तुमको 10 दिन के अंदर वापस कर देता। बैंक ने सोची अच्छी कंपेयर, जो कस्टोडियन था जो पूरा संभालता है, वहां से पैसा ले शेयर मार्केट में लगाए, 10 दिन में पैसा डबल हो जाए, पैसा वापस कर दे, सीताराम। क्लियर होगी बात। इस तरीके से क्या करते थे, बैंकिंग सेक्टर काम करते थे, समझ में आएगा। तो क्या करते थे, मतलब हर्षद मेहता जी काम करते थे, इसी कारण बाद में नुकसान में भी गए। और इसके बाद क्या बेटा जी, क्रय साख की व्यवस्था। क्रय साख की व्यवस्था के लिए अलग से एक बैंक भी बनाया गया। आपने नाबार्ड का नाम सुना है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड का फुल फॉर्म पता, कल पता कर दिया नाबार्ड का फुल फॉर्म और नाबार्ड का आप लोग तभी पता करते सर 1982 सॉरी 1982 ये चैप्टर यह पास से कल से पढ़ेंगे। समग्र मान, समग्र पूर्ति क्या होती, 12 नंबर का चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है।